नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में आज हम मौजूद हैं आगरा में। हम यहां पर इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर इस बदलते दौर में एमएसएमईज की पल्स को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही ग्रोथ की राह तलाशने पर जोर देंगे। इस सेशन में हम लेदर, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जायजा लेंगे। आज कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पूरन डावर साहब। पूरन डावर साहब प्रेसिडेंट हैं आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चेंबर। आपका धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रहलाद अग्रवाल साहब प्रेसिडेंट आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चेंबर, धन्यवाद सर समय निकालने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं रजत अस्थाना साहब प्रेसिडेंट हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आगरा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का शुक्रिया। आइए बातचीत के सिलसिले को अब हम शुरू करते हैं। डावर साहब, पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लोडाउन की बात हो रही है और कुछ की मार्केट्स में रिसेशन भी देखा जा रहा है, उसको लेकर कंसर्न्स हैं, तो आप इस सिनेरियो को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली ग्लोबल स्लोडाउन है। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री, जहाँ पर कंज्यूमर मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है यूएसए, उसमें सबसे ज़्यादा स्लोडाउन देखने को आ रहा है। जब ऐसे बड़े देश में स्लोडाउन आता है तो पूरे सारे देश प्रभावित हुए हैं। इंडियन एसएमईज की बात करें, वहाँ हम देख रहे हैं कि एक अच्छा बूम नज़र आ रहा है। उसके भी कई रीजंस हैं बूम नज़र आने के। ख़ास तौर से चाइना के प्रति सेंटीमेंट्स खराब हुए हैं और वर्ल्ड एक ऑल्टरनेट मार्केट्स को देख रहा है। और भारत सबसे ज़्यादा फेवरेट नेशंस में उसमें आता है। लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ, जूता इंडस्ट्री, तो स्वाभाविक रूप है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं। और मुझे लगता है कि ये जो न केवल 2019 से पहले का प्री कोविड नंबर को हम लोग टच करेंगे, उससे भी कहीं आगे, उससे ओवर 2019-20 वी विल हैव मोर देन 15 to 20% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एज वेल एज द डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो। एक्सपोर्ट्स में बढ़ते समय नए बाज़ारों में, न्यू रीजन्स में कैसे बढ़ें, और यूएस मार्केट में जो अभी इस समय माहौल है उसमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? अगर हमें वहाँ मार्केट शेयर भी बढ़ाना है तो कैसी रणनीति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बड़ा मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट हमारी यूएस और यूरोप है और यही पोटेंशियल मार्केट है। 80% ऑफ द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया वो यूरोप और अमेरिका में ही है, लेदर गुड्स का। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो शेयर है पिछले 2 डिकेड से कांस्टेंट शेयर है, 3 से 4% के बीच में ही हम अटके हुए हैं। वर्ल्ड इज ट्रेडिंग एट $200 billion and we are just stuck at $6 billion. There is a huge scope. सरकार का जोर है कि CIS कंट्रीज़ में हमारा मार्केट बढ़े, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में मार्केट बढ़े, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और ये पेरू, ये जो चिली, ये जो मार्केट्स हैं, इनमें भी सरकार का बड़ा जोर है। सरकार उसके को जहाँ जाने के लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है। CIS मार्केट, ये छोटे रशियन और USSR जो कंट्रीज़ हैं, उन पर भी सरकार का जोर है कि ये हमारी नई मार्केट्स बने। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारा टाइम है कि अपने को कंसोलिडेट करना है, कंसंट्रेट करना है यूएस और यूरोपियन मार्केट। प्रहलाद जी, हम टूरिज्म क्षेत्र का रुख करना चाहेंगे। आपका क्षेत्र वर्स्ट हिट क्षेत्रों में शुमार रहा है। इनफैक्ट एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम देखते हैं पैंडेमिक में द फर्स्ट टू बी इम्पैक्टेड एंड द लास्ट टू रिकवर। अभी फ़िलहाल किस तरह का मूड है? डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो पहले से बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी हम लोग उस सिचुएशन पर नहीं पहुँचे हैं जो हम 2019 के अंदर में थे। फॉरेन टूरिस्ट का जो सवाल है, फॉरेन टूरिस्ट जो है, ये समझ लीजिए फरवरी 2020 से फॉरेन टूरिस्ट का इंक्लाइन शुरू हो गया था। बहुत सी कंट्री हैं जिसके अंदर में कि चाइना है, इटली है या ईरान वगैरह है, उनको सरकार ने जो है वीज़ा देना बंद कर दिए थे, क्योंकि मोस्ट अफेक्टेड कंट्री थी सबसे पहले, यहीं पर ही पैंडेमिक जो फैला था। तो फरवरी 2020 से ये समझ लीजिए कि आप अभी तक हम लोग जो हैं फॉरेन टूरिस्ट के मामले के अंदर में जो है वो कोई अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाया है। प्री पैंडेमिक से पहले आगरा में कितने टूरिस्ट आते थे एक साल में? अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है, किस तरह से आ रहे हैं, अगर आप कुछ शेयर कर सकें। आगरा के अंदर में टोटल टूरिस्ट जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या करीब 1 करोड़ के करीब थी।
जिसके अंदर में कि करीब 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक जो है वो विदेशी टूरिस्ट जो वो आता था इसके। लेकिन पैंडेमिक के बाद में ये संख्या बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई, वीज़ा सब बंद हो गए। जब 23 मार्च को 2022 को जो है सरकार ने जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो शुरू करने की घोषणा करी थी, तो उम्मीद थी कि हमको कि फ़ॉरेन टूरिस्ट आना शुरू करेगा, लेकिन उस उम्मीद के मुताबिक फ़ॉरेन टूरिस्ट जो है वो नहीं आया है। यूक्रेन के अंदर में जो वार जो चल रही है वो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। इसके साथ साथ में और दूसरी कंट्रियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं पैंडेमिक जो है एक कंट्री में बंद होता है, दूसरी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा शुरुआत हो जाती है, तो उसका भी इफेक्ट है। वैसे भी इस समय ये डल सीज़न कहलाता है, लेकिन डल सीज़न में भी हमने ये देखा कि पैंडेमिक से पहले करीब जो है 3000 से 4000 तक फॉरेन टूरिस्ट डेली जो है आगरा के अंदर में ताजमहल की साइट सीइंग करता था। लेकिन वो संख्या इस समय जो है 100 से लेकर के सिर्फ 200 तक ही जो है फॉरेन टूरिस्ट की संख्या है। रजत जी, अब आप हमें बता सकें, हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में हम देख रहे हैं एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें पैंडेमिक के दौरान काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी फ़िलहाल किस तरह के ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं? पैंडेमिक टाइम में हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ग्रोथ करी। लोग घर पर थे, दुनिया में बंद थी और सभी लोग वर्किंग फ्रॉम होम थी या घर पे रह रहे थे, तो लोगों ने अपने घर पे की डेकोरेशन पे ध्यान दिया। और क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में ज़्यादातर होम डेकोरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, तो काफ़ी सेल रही और बहुत अच्छे ऑर्डर्स थे और इंडस्ट्री ने करीब 30-40% की ग्रोथ करी। और हमारी इकलौती ऐसी इंडस्ट्री थी, इसमें हमने पूरी इंडस्ट्री ने किसी को भी निकाला नहीं, है ना, और लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिला उस टाइम पे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें थोड़ा सा काफ़ी मोस्ट चैलेंजिंग है। एक तो उसके काफ़ी रीज़न है। पहला रीज़न है अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, सेल्स कम है, वेयर हाउस फुल ऑफ मटेरियल गुड्स हैं भरे हुए हैं, और जो बायर्स हैं वो या तो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं या फिर अपनी डिलीवरीज़ को पुश आउट कर रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा है वॉर गोइंग इन यूरोप। तो यूरोप में जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। तो जो यूरोपियन मार्केट, और दो ही हमारे के मार्केट हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट के जो मेजर मार्केट हैं, इसमें 80-90% आप बोल सकते हो, अमेरिका और यूरोप। तो दोनों जगह ही सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग है और इस वजह से ये जो ईयर है ये थोड़ा सा ज़रा चैलेंजिंग लगता है। ई कॉमर्स के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे हम देख रहे हैं उसका एक दमखम देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इसको अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ और इनोवेट करें, टेक्नोलॉजी का सहारा लें, क्वालिटी पर जोर दें, डिज़ाइनिंग का ख्याल रखें, पैकेजिंग पर फोकस करें। आपका क्या नज़रिया, मतलब फिर ऐसे में कैसे बढ़ना चाहिए आगे? पीएम ने भी 2-4 बार कहा है कि हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं या इंडियन न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, अपने प्रोडक्ट, हमारा जो यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए उसमें कॉपी ना हो और पैकिंग पे ध्यान देना चाहिए। पैकिंग रिसाइकिल पैकिंग हो, रिसाइकिल प्रोडक्ट हो, है ना, सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो। और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं, करीब 20 से 25 मार्केट प्लेसेस हैं अवेलेबल अभी। अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो उसमें ब्रांड बिल्डिंग हो, और वो जो लॉन्ग टर्म विज़न जो होना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर का, वो अपनी वेबसाइट, अपने ब्रांड को प्रमोट करना होना चाहिए। रजत जी ने बताया है कि कैसे आप आगे बढ़ें इस दौर में, अपना खुद का ब्रांडिंग पर भी जोर दें, अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपनी एक अलग जगह बनाएं, अपनी पहचान बनाएं और बढ़ें। आप कुछ उसमें ऐड करना चाह रहे थे? इनोवेशन इज़ ऑलवेज ए की। जब तक अपनी प्रोडक्ट बास्केट नहीं बढ़ाई जाएगी, और आज भी अगर हम देखें तो पिछले 10 साल का अगर देखें तो हमने कोई अपनी बास्केट में नए प्रोडक्ट ऐड नहीं किए। एक्सपोर्टिंग आइटम्स यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारी $6 बिलियन की इंडस्ट्री भी आती है। इससे लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी बास्केट को बढ़ाने में पीछे रह गए हैं, नए प्रोडक्ट इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं। चाइना में देखें तो छोटे छोटे से प्रोडक्ट जिनको लगता है कि इसका क्या महत्व है, क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक बर्थडे कैंडल इतना बड़ा बिजनेस कर सकती है। तो हमको अपनी सोच से बाहर निकलना है कि प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट बनाने हैं, नए नए इनोवेशन करने हैं, और हर साल अपनी बास्केट में 2, 3, 4 नए प्रोडक्ट जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक ओवरऑल एक्सपोर्ट का सिनेरियो बढ़ नहीं पाएगा। डावर साहब, आप हमें ये भी बताइए
जब हम नए मौक़ों की बात कर रहे हैं तो इंडिया ना इस समय काफ़ी स्ट्रैटेजिकली FTAs के मोर्चे पर बढ़ रहा है कई रीजन्स के साथ। इसमें लेदर फुटवेयर स्पेस में SMEs के सामने आप कैसे नए मौके देख रहे हैं इस दौर में भी ये FTAs के जरिए? सरकार बहुत बड़े प्रयास कर रही है और सरकार ने एक और तो इंडिया के परसेप्शंस को बदला है कि पूरा देश आज जाना जाता है, इंडिया की तरफ पूरा विश्व देख रहा है और अगले 20 साल हमारे FTAs में सरकार लगातार काम कर रही है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं, ये सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये डेफिनेटली उसकी तरफ बढ़ाने में भी सहायक होगा। दूसरा, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होना है, चाहे वो ड्यूटी फ्री हम एक्सपोर्ट कर सकते हो या लेस ड्यूटी पर हम उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ऐसे कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है जहाँ से इंपोर्ट की गुंजाइश कम और एक्सपोर्ट की गुंजाइश ज़्यादा है। अमेरिका एक सबसे बड़ी मार्केट है और अमेरिका के साथ में FTA पर अभी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। वर्ल्ड की जो इतनी कंज्यूमर मार्केट है उसका 24% का अकेला अमेरिका कंज्यूमर है। 3% पॉपुलेशन होने के बावजूद 24% कंजम्पशन वहाँ हर कंज्यूमर मार्केट का है, चाहे जूता हो या हैंडीक्राफ्ट हो या टेक्सटाइल हो, जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी बड़ी मार्केट है। मुझे लगता है कि ये FTA लेटर और सूनर अमेरिका के साथ भी होगा। हमको सेल्फ रिलायंट इंडिया, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने में और साथ साथ में पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में ये बहुत बड़े कदम जो हैं ये FTA के माध्यम से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं SMEs पर हमारी खास पेशकश SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। तो रजत जी, आप हमें बता सकें FTAs के मद्देनज़र आप किस तरह के नए मौके देख रहे हैं MSMEs के लिए हैंडीक्राफ्ट स्पेस में, ये जो लोकल से ग्लोबल की जर्नी है उसमें? FTA अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। मुझे ऑस्ट्रेलिया पे मैं पहले बात करूँगा। हमारा मेन कंपटीशन चाइना के साथ होता था। चाइना का ऑलरेडी FTA था और अगर दोनों के प्राइस एक ही हैं तो चाइना को यहाँ एज है कि भाई 10% उनका सस्ता होता था प्रोडक्ट और पूरा जो मार्केट था ऑस्ट्रेलियन मार्केट फ्लडेड था चाइनीज़ प्रोडक्ट से। अब जब हमारी गवर्नमेंट ने भी उनके साथ ये एग्रीमेंट किया है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए मौका होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि क्वालिटी में प्राइस में हम बराबर ही हैं, तो हम उनको करें और इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जहाँ तक UAE के साथ ट्रेड का बात है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट UAE में 6% हमारा शेयर है, ज़्यादा नहीं है और हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बाद में हमारे पास वहाँ पे बहुत अवसर रहेंगे। प्रहलाद जी, हम आपके पास अब आएंगे। हम आपसे स्पेसिफिकली चेक करना चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस की वजह से जो आगरा का ये जो सिविल टर्मिनल था इसका काम अभी टेम्पररी रोक दिया गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रही हैं? सिविल टर्मिनल की मांग हमारी आज की मांग नहीं है। सिविल टर्मिनल की मांग हमारी जो है कम से कम 2012 से जो है ये मामला जो चला आ रहा है। 2012 से इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्होंने जो है एक प्रस्ताव भेजा था यूपी गवर्नमेंट को कि भाई हमें जगह आप प्रोवाइड करा दीजिए और हम इसके अंदर में सिविल टर्मिनल, एक अच्छा सा सिविल टर्मिनल जो है 1.5 साल के अंदर बना करके तैयार करके आपको दे देंगे। लास्ट अभी 2 साल पहले जो है ये करीब जो है जो उसकी जगह का जहाँ तक एक्विजिशन का जो सवाल था तो वो जगह का एक्विजिशन कर लिया गया था। थोड़ी बहुत जगह रह गई थी, 3000 मीटर के करीब जगह रह गई थी। उसको भी जो है हम लोग जो है गए थे मुख्यमंत्री जी को जो है और मिल करके, तो उन्होंने भी तुरंत उसके ऊपर में कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुझे लगता है कि जेवर का अपना महत्व है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आगरा के सिविल एनक्लेव से उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। आगरा की अपनी ज़रूरत है, अपना महत्व है। अभी पिछले दिनों हमने देखा G7 समिट जो था उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से इटालियन PM को जो एक वो मार्बल टेबल टॉप गिफ्ट किया गया है, वो आपके यहाँ बनाया गया।
तो उसके लिए पहले तो मुबारकबाद। और कैसी फीलिंग रही? एक बहुत अच्छा मैसेज था, सब खुश थे। पीएम ने हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को चुना जिससे कि ये ग्लोबल पहचान बनेगी और ये सबको पता चला कि भाई इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इटालियन पीएम को दिया गया, वो भी जी समिट में, तो ये ग्लोबल न्यूज़ बनी। तो ये मार्बल टेबल टॉप में कितना समय लगा इसको बनाने में? इसमें करीब 5-6 महीने का टाइम लगा। मतलब काफ़ी एंटीक डिज़ाइन था और इसमें फ्यूज़न था। इस तरह के साइंस जाते हैं कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रधानमंत्री को भी गिफ्ट किया जा सकता है। वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आगरा का बना है, इंडिया का बना है। तो आगरा की नहीं, पूरे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको बढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसके दूरगामी परिणाम जरूर अवश्य होंगे। प्रहलाद साहब, हम आगे बढ़ते हुए आपसे ये भी समझना चाहेंगे, और टूरिज़्म क्षेत्र में जिस तरह से काफ़ी प्रेशर्स रहे थे तो उसका असर ये रहा कि जो वर्कफोर्स थी उसमें ले ऑफ भी हुआ था पैंडेमिक के दौरान, और उसमें काम कर रहे लोग दूसरे क्षेत्रों की तरफ भी चले गए थे। यहाँ पर जो उनको फियर्स थे, अब जब एक्टिविटीज़ कुछ लौट रही थी, वर्कफोर्स के मोर्चे पर अभी क्या स्टेटस है? अभी बहुत अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो वर्कफोर्स अभी जो चली गई थी, दूसरे क्षेत्रों में चली गई थी, वो अभी लौटना नहीं चाहती इतनी जल्दी। उसका कारण क्या है कि अभी भी उनको डर ये इस वाली बात का है कि कहीं पर फिर कहीं दोबारा अगर इस तरीके का संकट आया, जिसकी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, इस तरीके की कभी कल्पना कर सकते थे कि ताजमहल इतने साल, मतलब इतने महीनों के लिए बंद रखा जाएगा? कभी नहीं करते थे। अगर एक दिन के लिए ताजमहल अगर बंद होता तो वर्ल्ड की न्यूज़ बन जाता था वाला जो है। तो इसी तरीके से अभी उन लोगों को भरोसा नहीं है कि इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम लौट कर आएंगे तो हम लोगों को भविष्य हमारा कितना सुरक्षित है। लेकिन लौट रहे हैं धीरे धीरे, और उम्मीद है कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अब धीरे धीरे जो वर्कफोर्स जो चली गई थी दूसरे क्षेत्रों में, वो धीरे धीरे लौट कर आएगी, और हम उसी तरीके से जो पैंडेमिक के पहले जो था, शायद उससे भी अच्छा जो हम जो रिजल्ट जो है वो आगे चल करके दे पाएंगे। डावर साहब, आप हमें ये भी बताएं, जिस तरह से जो फिनिश लेदर है उस पर जीएसटी अब इजाफा कर दिया गया है 5% से 12%, इसके क्या मायने रहेंगे ये एमएसएमईज़ के लिए, इनकी वर्किंग कैपिटल के लिए? उसमें वैसे ही काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? एमएसएमई के लिए बड़ा झटका है, और ख़ासतौर से लेदर इंडस्ट्री के लिए, जो इस समय बूम पर था, एक ट्रांजिशन फेस में है ये, और एक नेक्स्ट लेवल को अचीव करने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 साल में हम इसको 2 गुना तक कर सकेंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे थे। फिनिश्ड लेदर एक प्योरली रॉ मटेरियल है, और जो डायरेक्टली कभी सीधे यूज़ नहीं हो सकता, और वो रॉ मटेरियल के रूप में ही प्रयोग हो सकता है, चाहे वो फुटवियर बनाने के काम में हो, चाहे लेदर बैग बनाने के काम में हो, चाहे लेदर गारमेंट बनाने के हो, कि एक सीधे फैब्रिक के रूप में वो यूज़ नहीं होता है। उसके ऊपर पहले फिनिश्ड लेदर पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, जो पिछले 20 साल से एग्जेम्प्टेड था। तो सीधा 10% कॉस्ट वो बढ़ी, और उसके बाद में अभी 5% से 12% जीएसटी कर दी गई। हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगभग 4 से 6 महीने की है। आज जब हम जो लेदर खरीदते हैं उसको जूता बना करके भेजेंगे, भेजने के बाद में लगभग 6 महीने में पेमेंट आएगा। तो उसमें 7% की कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाना, और ये कैपिटल कॉस्ट ही तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अभी जो आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं, उससे रेपो रेट में जो बढ़ाया है, उससे पता लगेगा कि 1-8% और कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। सरकार को चाहिए कि रॉ मटेरियल पर ड्यूटी कम से कम हो। जिस तेज़ी से हम रिकवरी देख रहे थे, ये ऐसे स्टेप जो है कहीं ना कहीं हमको पीछे धकेल देंगे। सबसे फाइनल कमेंट चाहेंगे, आप इंडस्ट्री लीडर्स हैं, हम चाहेंगे आप अपने क्षेत्र में जो माइक्रो उद्यमी हैं उनके लिए सलाह दे सकें। रजत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इस माहौल में जब अनिश्चित भी है और मौके भी हैं, आपकी क्या एडवाइस होगी चलते चलते? देखिए, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अभी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिला के जो एक्सपोर्ट मतलब शेयर जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स में, वो करीब 10% के आसपास है। एक मैं पर्टिकुलर क्लाइंट की बात करूँ जो उनकी सोर्सिंग है, और वो चाइना से 65% सोर्स करते हैं। मतलब हम 3 देश 10-15% पर हैं और वो 65 पर है। तो आप ये देख सकते हैं, यू कैन इमेजिन कि भाई गैप कितना है, और जब गैप ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी हो सकती है। दुनिया चाहती है कि इंडिया की तरफ शिफ्ट करे कुछ बिज़नेस, लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारे पास में अच्छी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
बड़ी फैक्ट्रीज़ हों, स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्रीज़ हों, हमारी टेक्नोलॉजी हो, हम CNC पे काम करें। हमारे जो क्राफ्ट पर्सनस हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल वर्किंग करते हैं, ट्रेडिशनल की बजाय CNC पे काम करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करें जिससे एक्यूरेसी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन फास्ट हो, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे बात करें हम, सस्टेनेबिलिटी पे, क्योंकि जो आने वाला है एजेंडा 2030 उस पर हमारे को सस्टेनेबिलिटी पे ही आना पड़ेगा और इंडिया अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ करेगा। माइक्रो उद्यमियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो टोटल देश की GDP की जो है 10% उसका योगदान रहता है और ऑलमोस्ट जो है 13% जो है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में उसका योगदान है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज इस तरीके की इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर में कि लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। कोई इसके अंदर में कहीं पर किसी तरीके का कोई प्रदूषण इंडस्ट्रीज के अंदर में नहीं है, किसी तरीके के नेचुरल रिसोर्स का कोई इस तरीके का इस्तेमाल नहीं है। अतः इस इंडस्ट्रीज के अंदर में सरकार को जो है नरम रुख अपनाते हुए इसके अंदर में लोन फैसिलिटी कम से कम इंटरेस्ट रेट में दे ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। डावर साहब, आपकी तरफ से एज अ मेंटर आपका एक मैसेज उद्यमियों के लिए। एंटरप्रेन्योर्स को उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ऊपर से देखता चला आया हूँ कि रशिया, फिर अमेरिका, अमेरिका के नीचे चाइना, चाइना के नीचे इंडिया, अब इंडिया के बाद में अफ्रीका। हमारा टर्न है, हमारा टर्न कोई नहीं ले सकता, लेकिन हमको अपने आप को बहुत जल्दी अपने आप को तैयार करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बड़े विज़न के साथ में बढ़ा करके चलना है और अपने सोच को भी बदल के चलना है कि क्वालिटी, ज़ीरो इफेक्ट, ज़ीरो डिफेक्ट के जो मंत्र दिए हैं, छोटी से छोटी जो प्रोडक्शन में इश्यूज जो आते हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। छोटी छोटी 3-4 चीज़ें लगता है कि इससे क्या होने वाला है, वो छोटे छोटे 3-4 जो है ना वो बड़ा बना देते हैं। तो हमको अपने व्यवहार में बिल्कुल बदलाव लाना है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगला टर्न फॉर श्योर इंडिया का है। राइट, तो इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए। रजत जी, डावर साहब, प्रहलाद जी, आप सभी का शुक्रिया। तो SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा के आगरा एडिशन में अभी के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष हाजिर होंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।